दोस्तों ये कहानी है आज से लगभग 15 साल पहले की। नोएडा सेक्टर 25 के जलवायु विहार अपार्टमेंट में एक ऐसी घटना घटती है जो कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक घर में 4 लोग रहते थे, माँ बाप, बेटी और एक घर का नौकर, जो कि दोस्तों नेपाल का रहने वाला था। अब चारों लोग रात को सही सलामत घर में सोते हैं, लेकिन सुबह उठते ही बेटी खुद के बेडरूम में मरी पड़ी हुई मिलती है, जिसके गर्दन को बेरहमी से काट दिया गया था। अब दोस्तों माँ बाप का पूरा शक जो है नौकर के ऊपर चला जाता है, क्योंकि दोस्तों नौकर अगले दिन घर पे था ही नहीं। तो माँ बाप को लगता है कि नौकर ने ही हत्या करके घर से फरार हो गया है। लेकिन दोस्तों चौंका देने वाली बात यह है कि हत्या के ठीक अगले दिन ही नौकर भी उसी घर के छत पे मरा पड़ा हुआ मिलता है। अब इसी कारण दोस्तों पूरा आरोप माँ बाप के ऊपर आ जाता है। लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि आज तक ये केस कभी सॉल्व ही नहीं हो पाया, जबकि इस केस के ऊपर एक मूवी बन चुकी है एंड साथ ही साथ एक बुक भी लिखा जा चुका है। पुलिस और सीबीआई ने भी अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन आज भी ये केस दुनिया का मोस्ट मिस्टीरियस केस बन के रह गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस डबल मर्डर केस की पूरी सच्चाई आज के इस वीडियो में। अब तक ये साफ नहीं था कि दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं या अलग अलग ने। आरुषि हेमराज हत्याकांड भारत का सबसे जघन्य व रहस्यमयी हत्याकांड था। छत के बाईं तरफ एक लाश पड़ी हुई थी और लाश को कूलर पैनल से ढका हुआ था। अब दोस्तों आइए इस केस को समझते हैं पूरे विस्तार से। जैसे कि दोस्तों मैंने आप सभी से पहले ही बताया कि ये केस नोएडा सेक्टर 25 के जलवायु विहार अपार्टमेंट में बंगला नंबर L32 की है। ये बंगला 2 पति पत्नी डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार का आशियाना हुआ करता था। इस बंगला में इन 2 पति पत्नी के अलावे 2 लोग और भी रहते थे। डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार की एकलौती बेटी आरुषि तलवार और एक घर का नौकर हेमराज बंजाड़े। अब दोस्तों इस केस में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इस घर के मैप के बारे में समझाना चाहता हूं, जिससे कि आपको इस केस को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप लोग इस घर के मैप पे नजर डालो तो ये डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार का बेडरूम है। पास में ही बेटी आरुषि तलवार का बेडरूम है और थोड़ी सी गैप के बाद यानी घर के बाहरी हिस्से में घर का नौकर हेमराज का बेडरूम है। दोस्तों इस डबल मर्डर केस में गेट्स को भी लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, तो आइए इस चीज को भी समझते हैं। दोस्तों एक बार ध्यान से देखो तो आपको इस घर में टोटल 3 दरवाजे दिखाई देंगे। ये है घर का पहला दरवाजा, जिसको इजीली धक्का देकर खोला जा सकता था। ये है घर का मिडिल डोर, जिसमें कुंडी या ताले का यूज किया जा सकता था। और ये है घर का अंतिम दरवाजा, जिसके द्वारा घर के अंदर एंट्री किया जा सकता था। अब दोस्तों इस पॉइंट पे समझने वाली बात तो ये है कि घर के पहले दरवाजे और दूसरे दरवाजे के बीच में आपको एक और दरवाजा दिखाई दे रहा होगा, जो कि डायरेक्ट हेमराज के बेडरूम में जाता है और हेमराज के बेडरूम से एक दरवाजा घर के तरफ जाता है। यानी कि दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी घर के मेन दरवाजों को यूज किए बगैर हेमराज के बेडरूम से घर के अंदर या बाहर आ जा सकता था। दोस्तों अगर आप लोग इस मैप को ध्यान से समझ लिए होंगे तो इस केस को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बात 15 मई 2008 की है, यानी हत्या से ठीक एक दिन पहले। हर दिन की तरह आरुषि तलवार स्कूल जाने के लिए मॉर्निंग में तैयार होने लग जाती है और घर का नौकर हेमराज नाश्ता बनाने की तैयारी में लग जाता है। और दोस्तों आरुषि की माँ यानी नुपुर तलवार आरुषि को स्कूल छोड़ने की तैयारी में लग जाती है। दोस्तों आरुषि भी उस दिन स्कूल जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि अगले दिन यानी 16 मई को स्कूल में गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली थी। अब आइए दोस्तों थोड़ी सी चर्चा हम आरुषि के जन्मदिन पे भी करते हैं। वैसे तो आरुषि का बर्थडे 24 मई को था, लेकिन स्कूल में गर्मियों की छुट्टी पड़ने की वजह से आरुषि ने डिसाइड किया कि हम अपना बर्थडे सेलिब्रेशन अपने दोस्तों के साथ 16 मई को ही सेलिब्रेट करेंगे। आरुषि को स्कूल छोड़ने के बाद उसके माता पिता डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार अपने क्लिनिक चले जाते हैं। अब दोस्तों उसी रात यानी 15 मई 2008 को सभी लोग साथ में मिलकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद आरुषि तलवार अपने कमरे में और राजेश तलवार और नुपुर तलवार अपने कमरे में चले जाते हैं और घर का नौकर हेमराज बर्तन वगैरह धोने में लग जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ देर बाद आरुषि के माता पिता आरुषि के कमरे में जाते हैं और अगले दिन यानी 16 मई को होने वाले बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेशन का प्लानिंग करने लग जाते हैं। आरुषि के फादर यानी राजेश तलवार आरुषि को बर्थडे गिफ्ट पे एक सोनी का DSC-W130 कैमरा भी गिफ्ट करते हैं। कैमरा पाकर आरुषि बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कुछ फोटोज वगैरह भी क्लिक करती है। दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा।
इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग आरुषि अपना लास्ट फोटो कैमरा में 10:10 पे क्लिक की थी। अगले दिन होने वाले बर्थडे सेलिब्रेशन का प्लानिंग करने के बाद अब सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आरुषि के फादर यानी डॉक्टर राजेश तलवार अपने लैपटॉप पे कुछ काम करने लग जाते हैं और दोस्तों नुपुर तलवार को राउटर ऑन करने के लिए बोलते हैं। तो नुपुर तलवार इंटरनेट राउटर ऑन करने के लिए आरुषि के कमरे में धीरे से जाती है, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट राउटर आरुषि के कमरा में रखा गया था। इंटरनेट राउटर ऑन करने के बाद नुपुर तलवार अपने कमरे में आ जाती है। उस टाइम आरुषि तलवार अपने बेडरूम में चेतन भगत की एक नोवेल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग आरुषि के फादर यानी डॉक्टर राजेश तलवार अपने लैपटॉप में इंटरनेट 12:08 तक यूज किए थे। उसके बाद वो भी सो गए और सबके सोने के बाद उस 15 मई की रात 12 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कुछ ऐसा हुआ जो पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस रात ने पुलिस और सीबीआई के भी काबिलियत पर सवाल उठाया और ये रात दुनिया की सबसे रहस्यमयी रात बन के रह गई। 16 मई 2008 यानी अगले दिन सुबह 6 बजे उस घर के नौकरानी भारती मंडल घर के सफाई के लिए पहुंची। पहुंचते ही भारती मंडल घर के डोरबेल को बजाया, लेकिन पहली बार में घर से कोई भी नहीं आता है। दूसरी बार भी बजाया, लेकिन दूसरी बार भी कोई नहीं आता है। और जब तीसरी बार बजाया तो घर के अंदर से नुपुर तलवार आती है। अब ये बात भारती मंडल को बहुत ही अजीब लगा। भले ही भारती मंडल को ड्यूटी ज्वाइन किए हुए बहुत दिन नहीं हुआ था, लेकिन फर्स्ट टाइम ही डोरबेल बजाने पे घर का नौकर हेमराज घर से बाहर आता था। खैर, घर के नौकरानी भारती मंडल घर के पहले दरवाजे पे खड़ी थी और नुपुर तलवार घर के अंतिम दरवाजे पे। दोस्तों मैं आप सभी को एक बार और बताना चाहता हूँ कि इस घर में टोटल 3 दरवाजे थे। अब नुपुर तलवार बीच वाले दरवाजे की तरफ बढ़ती है तो देखती है बीच वाला दरवाजा बाहर से लॉक किया गया होता है। तो भारती मंडल से पूछती है कि हेमराज कहाँ गया? तो भारती मंडल बोलती है मुझे क्या पता। तो नुपुर तलवार बोलती है कि 5 मिनट वेट कर लो, शायद बाहर दूध लाने के लिए गया होगा। तो भारती मंडल रिस्पॉन्स में बोलती है कि मुझे और भी कहीं काम करने जाना है, इसलिए आपके पास अगर एक्स्ट्रा चाबी हो तो आप बालकनी से नीचे फेंक दो, मैं खुद ही खोल लूंगी। तो हम बोले आपके पास चाबी है? तो कहा हाँ है। तो मेरे को चाबी दे दो, मैं बाहर से खोल दूंगा। उसके बाद नुपुर तलवार हेमराज के पास कॉल भी करती है। दोस्तों इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनना। अब जैसे ही नुपुर तलवार हेमराज के पास कॉल करती है तो हेमराज के फोन पे रिंग भी जाता है और कोई 2 सेकंड के लिए कॉल भी रिसीव करता है। उसके बाद दोस्तों फोन को काट दिया जाता है और दोस्तों आज तक वो फोन कहीं भी किसी को नहीं मिला। खैर, उसके बाद नुपुर तलवार दरवाजे की चाबी बालकनी से नीचे की तरफ फेंकती है। भारती मंडल चाबी लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है और जैसे ही दोस्तों भारती मंडल का नजर दरवाजे पे पड़ता है तो भारती मंडल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि दरवाजे में ताला लगा ही नहीं था, केवल कुंडी लगाई गई थी। अब आरुषि के फादर यानी डॉक्टर राजेश तलवार भी सो के उठ चुके थे। फिर दोस्तों उनकी नजरें लिविंग रूम में रखे डाइनिंग टेबल पर जाती है। उसके बाद राजेश तलवार शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस डाइनिंग टेबल पे एक शराब की बोतल और उस बोतल पे कुछ खून के दाग भी लगे हुए थे। और ये सब देख राजेश तलवार कुछ समझ नहीं पाते हैं और ये बात तुरंत जाकर नुपुर तलवार को बताते हैं। अब नुपुर तलवार भी शॉक्ड होकर राजेश तलवार को आरुषि का कमरा चेक करने के लिए बोलती हैं। और जैसे ही राजेश तलवार अपने इकलौती बेटी आरुषि तलवार के कमरे में घुसे तो उनके पैरों तले जमी खिसक गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और दोस्तों इतने में नुपुर तलवार भी उस कमरे में पहुंचती है और उन्हें भी इस सीन पे विश्वास नहीं होता है और वो भी जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है और भारती मंडल को बेड की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ये देखो हेमराज ने क्या करके भाग गया। और दोस्तों आरुषि के रूम में खून से लथपथ बेड पर आरुषि मरी पड़ी हुई थी। उसके सिर पे किसी चीज से तेज वार किया गया था और उसके गर्दन को काट दिया गया था। ये सब नजारा देख भारती मंडल भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद दोस्तों भारती मंडल घबराते हुए डॉक्टर राजेश तलवार से पड़ोसियों को इन्फॉर्म करने की परमिशन लेती है और राजेश तलवार परमिशन भी दे देते हैं, जबकि ये गलती इस केस की सबसे बड़ी गलती थी, या फिर सबूत मिटाने की चाल। अब दोस्तों भारती मंडल ने भी सभी पड़ोसियों को क्राइम सीन पे बुला लिया और वीरेंद्र सिंह नामक सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को बुला लिया। और जैसे ही पुलिस वाले मौके पे पहुंची तो पुलिस वालों ने देखा कि कुछ लोग लिविंग रूम में खड़े हैं और 7 से 8 लोग डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार के बेडरूम में खड़े हैं, लेकिन आरुषि तलवार के बेडरूम में
कोई भी नहीं था। अब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जिस क्राइम सीन पे पुलिस वालों को सारे सबूत मिल सकते थे, जिस क्राइम सीन पे लोगों को कदम तक भी नहीं रखना चाहिए था, इतनी भीड़ ने क्राइम सीन की धज्जियां उड़ा दी थी और फिंगरप्रिंट्स वगैरह सारे सबूतों की ऐसी की तैसी हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों पुलिस वालों से डॉक्टर राजेश तलवार बोलते हैं कि हेमराज ने ही खून करके भागा है, आप लोग जल्दी से जल्दी उसे अरेस्ट करो। अगर आप लोगों ने अरेस्ट कर लिया तो मैं आप लोगों को 25,000 रुपया इनाम भी दूंगा। अब दोस्तों पुलिस वालों ने भी अपने तरफ से कहानी बना ली कि हेमराज रात को दारू पीकर आरुषि के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था और जैसे ही आरुषि ने विरोध किया तो आरुषि का खून करके भाग गया। इसी थ्योरी के बेसिस पे पुलिस वालों की एक टीम हेमराज को अरेस्ट करने के लिए नेपाल की तरफ रवाना होती है। हालांकि क्राइम सीन यानी राजेश तलवार के घर में मौजूद सारे सबूत पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। फिर भी पुलिस वालों ने आरुषि के कपड़े, फिंगरप्रिंट्स और बेडशीट फोरेंसिक लैब वालों को हैंडओवर कर दिया था। छत के ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पे कुछ खून के धब्बे भी दिखे और इसके बाद ये जो है ये पांचों जो हैं ये खून के निशान है। उसके बाद दोस्तों पुलिस वालों की टीम छत की तरफ जाती है, लेकिन छत वाले दरवाजे में ताला लगा हुआ था। अब पुलिस वाले चाबी के लिए डॉक्टर राजेश तलवार से बोलते हैं। पहली बार में तो राजेश तलवार इस बात को इग्नोर करते हैं। उसके बाद जब पुलिस वाले दोबारा चाबी के लिए बोलते हैं तो राजेश तलवार पुलिस वालों पे ही गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि खूनी हेमराज तो जाकर नेपाल बैठा है और आप लोग छत के ऊपर जाकर टाइम वेस्ट करना चाहते हो। दोस्तों सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जब पुलिस वालों से दोबारा पूछा गया कि तुम लोग पहले दिन ही छत के ऊपर क्यों नहीं चेक किए, तो पुलिस वाले कहने लग गए कि सर छत के गेट के पास बहुत ज्यादा गर्मी था, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा इंतजार किए बगैर नीचे चले आए। 17 मई 2008 यानी हत्या के ठीक एक दिन बाद डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार आरुषि की अस्थियां बहाने हरिद्वार निकलते हैं, लेकिन पुलिस वालों ने अपना जांच जारी रखी। अब दोस्तों इस कहानी में ट्विस्ट तो तब आती है जब एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम, जो कि क्राइम सीन पे किसी की रिक्वेस्ट पे आए थे, उन्होंने सीढ़ियों पे लगे खून के धब्बे को सीरियसली लेते हुए जांच को जारी रखते हुए छत के दरवाजे में लगे हुए ताले को तोड़ देते हैं। अब दोस्तों छत पे पहुंचते ही पुलिस की टीम और के गौतम ने जो देखा, उसे देखने के बाद इन लोगों की होश उड़ गई। उस छत के ऊपर एक लाश पड़ी हुई थी और लाश को कूलर पैनल से ढका हुआ था। दरवाजे से लेकर कूलर तक लाश को घसीटने के साफ निशान दिखाई दे रहे थे। अब दोस्तों सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि हेमराज की थी। उसको भी ठीक वैसे ही मारा गया था जैसे कि आरुषि तलवार को। अब इस बॉडी को पहचानने के लिए डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार को हरिद्वार से बुलाया गया। पहली बार में तो राजेश तलवार ने डायरेक्ट मना कर दिया, लेकिन नुपुर तलवार से पूछने के बाद पता चलता है कि ये बॉडी हेमराज की ही है। अब दोस्तों जरा आप लोग ही सोचो कि जिसके घर में एक नौकर कई दिनों से काम करते हुए आ रहा था, उसके बॉडी को पहचानने से डॉक्टर राजेश तलवार ने मना तक भी कर दिया। खैर अब मैं इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इसे आप लोग ध्यान से सुनना। इसी छत के पास वाले दीवार पे एक खून से सना हुआ हाथ का निशान दिखता है, जो कि दोस्तों इस केस का मोस्ट इंपोर्टेंट एविडेंस था। अगर दोस्तों पुलिस वालों ने इस हाथ को सीरियसली लिया होता तो ये केस कब का ही सोल्व हो चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब दोस्तों पुलिस वालों का पूरा शक डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार पे जा चुका था और सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड वीरेंद्र सिंह ने 100% दावा भी किया था कि 15 मई के रात 12 बजे से लेके 6 बजे के बीच में ना ही तो कोई L32 में आया है और ना ही तो कोई गया है। अब इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस वालों ने राजेश तलवार को 23 मई 2008 को अरेस्ट कर लिया और साथ ही साथ दोस्तों पुलिस वालों ने ये शक के आधार पे खुलासा किया कि डॉक्टर राजेश तलवार का उन्हीं के क्लिनिक में किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इस बात का पता आरुषि को लग गया था। अब आरुषि स्ट्रेस में आकर हेमराज से ऐसी बातें करना स्टार्ट कर दी थी जिसकी वजह से दोनों नाजायज संबंध में आ चुके थे। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग पुलिस वालों का पहला खुलासा यही था कि 15 मई की रात जब राजेश तलवार पानी पीने के लिए उठे तो देखे आरुषि का दरवाजा खुला हुआ था और जब ये घर के अंदर गए तो देखे कि आरुषि तलवार और हेमराज दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिसकी वजह से हेमराज को राजेश तलवार मारते मारते छत के ऊपर ले जाते हैं और वहां जान से मार देते हैं और ये सब करते हुए आरुषि तलवार ने देख लिया था। इसी कारण राजेश तलवार नीचे आते हैं और दारू पीकर दारू के नशे में आरुषि को भी मार देते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब बातों पे लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया, मतलब एक छोटी सी बच्ची की इज्जत पे कीचड़ उछाला जा रहा था। लोगों को विरोध करते हुए देख पुलिस वालों ने अपना बयान ही चेंज कर दिया
और कहने लगे कि राजेश तलवार का उन्हीं के क्लिनिक में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इस बात का पता आरुषि तलवार को लग गया था, जिसकी वजह से आरुषि तलवार ने अपने पिता यानी डॉक्टर राजेश तलवार को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद दोस्तों राजेश तलवार ने दारू पीकर दारू के नशे में अपने बेटी आरुषि तलवार को मार दिए और ये सब करते हुए हेमराज ने देख लिया था, तो हेमराज को भी छत पे मारते हुए ले जाते हैं और दोस्तों छत पे ले जाकर जान से मार देते हैं। लेकिन दोस्तों इस बयान पे भी काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हुआ और सीबीआई की दो टीमों की बैठक भी हुई। सीबीआई की पहली टीम ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये क्लेम किया कि मर्डर कृष्णा ने किया है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कृष्णा कौन था, तो मैं आप सभी को बता दूं कि कृष्णा भी हेमराज का दोस्त ही था और ये भी नेपाल का ही रहने वाला था। हालांकि कृष्णा डॉक्टर राजेश तलवार के क्लिनिक में असिस्टेंस का काम भी करता था। दोस्तों आरुषि के हत्या से कुछ ही दिन पहले कृष्णा से क्लिनिक में कोई गलती हो गई थी। इसी बात पे डॉक्टर राजेश तलवार ने कृष्णा को बुरी तरीके से डांटे थे, जिसके वजह से कृष्णा ने बोला था कि मैं इस बात का बदला डॉक्टर राजेश तलवार से जरूर लूंगा। और दोस्तों ये सब बोलते हुए देखा था डॉक्टर राजेश तलवार का ड्राइवर उमेश शर्मा ने। लेकिन दोस्तों फिर से काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई टीम का ये भी थ्योरी गलत साबित हुई, क्योंकि कृष्णा जिस घर में रहता था उस घर के मकान मालिक ने यह साबित किया था कि कृष्णा 15 मई और 16 मई को नेपाल में ही था। अब दोस्तों ये केस सीबीआई के दूसरे टीम के पास चला जाता है और दूसरी टीम भी काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये क्लेम किया कि नौकरों का आरुषि के खून से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जिस तरीके का कट आरुषि के गले पे है उससे तो यही साबित होता है कि आरुषि की हत्या किसी सर्जिकल ब्लेड से किया गया हो। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो यह है कि सीबीआई के दूसरी टीम को भी तलवार फैमिली के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला और दोस्तों इसी कारण इस केस को हमेशा के लिए बंद करवाने को कोर्ट में अपील कर दिया गया और ये केस दुनिया का मोस्ट मिस्टीरियस केस बन के रह गया। दोस्तों आप सभी का क्या राय है, आखिरकार कत्ल किसने किया था? आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर से दीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।